Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. फ्रेंड्स हम कर रहे हैं 12th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर आप फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करेंगे या फिर कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो अननोन वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को लेक्चर अटेंड करने में कोई भी दिक्कत ना आए, आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस लेक्चर की मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एफ एक्स दिया हुआ है आपको 4 if x less than -1 or -1 less than x less than 0 is ax square plus b and cos of x if x greater than or equal to 0 is continuous। ये फंक्शन क्या बोला है, कॉन्टिन्यूअस बोला है। इसने ये नहीं बोला कि कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट। अब ये कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। मैंने बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में कि जब वो बोलता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब वो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है ना। तो यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ से वैल्यू फाइंड ए एंड बी। इसने बोला है फाइंड ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इट मींस दैट इज 4x लेस देन 1 या -1, 4x लेस देन -1, fx इज इक्वल टू 4, अ कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। एंड -1 लेस देन x लेस देन 0, अगर x यहां से बिलोंग कर रहा है देन fx क्या होगा आपका ax स्क्वायर प्लस b। ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा क्या होता है फ्रेंड, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, अब यहां से x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे तो फंक्शन क्या है आपका fx cos ऑफ x। और cos ऑफ x हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये भी हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। वैसे x इज इक्वल टू रियल नंबर के लिए होता है लेकिन हम ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो ये इसके लिए भी होगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया सब पॉइंट्स के ऊपर। अब पर्टिकुलर पॉइंट भी तो रह गया ना, x इज इक्वल टू -1 एंड 0। ऑल्सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1 एंड 0। अब कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू -1 होंगे इक्वल। और ये किसके ऑल्सो किसके भी इक्वल होगा, f को -1 के भी इक्वल होगा। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव f ऑफ x। कितना है f ऑफ x, 1 नेगेटिव के लिए 4 है। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट लगाएंगे फिर से क्या आएगा 4। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है, -1 से बड़े के लिए क्या है फंक्शन, ax स्क्वायर प्लस b है। अब यहां से आपको वैल्यू पुट करनी है -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस ही होता है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस b। अब ये किसके इक्वल होगा, इसने क्या बोला है f(1), लेफ्ट हैंड लिमिट के भी इक्वल होगा और साथ में f(1), f of -1। और f of -1 की वैल्यू कितनी है, फिर से 4। यानी कि ये सारा का सारा आपस में क्या आ गया, इक्वल। इस पूरे को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आया, a प्लस b इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 इसको आप नाम दे सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िए, at x is equal to 0, left hand limit of fx is equal to right hand limit of fx is equal to f of 0। यही होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f of x। अब 0 नेगेटिव यानी कि 0 से छोटे के लिए, अब 0 से छोटे के लिए तो ये वाला है ना ax स्क्वायर प्लस b। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस b, आपने x को 0 पुट किया, वैल्यू कितनी आई आपके पास b। अब राइट हैंड लिमिट जैसे ही निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मींस cos ऑफ x। अब cos ऑफ x, अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है फ्रेंड, 1 होता है। कितना होता है cos 0, 1 होता है। तो यहाँ से f ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 इक्वल टू का साइन देखना है ना हमें कि x 0 है जहां पे, वहां पे f की वैल्यू, तो यहाँ पे cos ऑफ 0 फिर से f ऑफ 0 कितना होगा 1। अब इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास 1। b की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास 1। यहां से इसके अंदर क्या पुट कर देंगे हम, b की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से a प्लस b कितना है 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 निकल।
यानी कि a की वैल्यू कितनी आई 3 और b की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास 4 निकल के आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो ऐसे अगर आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, a और b की वैल्यू आप इवेल्युएट कर सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट दिया हो, a और b जरूरी नहीं है, k दिया हो, h दिया हो, कुछ भी दिया हो, अननोन नंबर जो भी दिया, वहां से वैल्यू इवेल्युएट हम इजिली कर सकते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। इसको रफ कर देती हूं मैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस आप कंसेप्ट लगाते जाइए कि कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। वो एक पॉइंट की बात कर रहा है तो सिर्फ पॉइंट की बात कीजिए, अगर वो पूरे के पूरे रियल नंबर की बात कर रहा है तो पूरे के पूरे रियल नंबर की आपने बात करनी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एफ एक्स दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1। हमें शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। तो इसको तोड़ लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तोड़ना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। अब x लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा तो उस केस में क्या होगा आपके पास माइनस एक्स प्लस 1। बताने की जरूरत है क्या दोबारा इसको? जिसको नहीं पता है प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकता है कैसे करवाया था मैंने। अब ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 यानी कि ये है ये x प्लस 1। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यानी कि x प्लस एक्स माइनस 1। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आया हमारे पास, x लेस देन 0 है तो माइनस 2x प्लस 1, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो x से x कट गया, कितना आया 1, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो कितना आया 2x माइनस 1। अब हमें ये कॉन्टिन्यूअस दिखाना है यानी कि सारे रियल नंबर के लिए, है ना। तो पॉइंट क्या क्या, पहले तो 0 और 1 है, यानी कि 0 और 1 पे तो कॉन्टिन्यूटी पर्टिकुलरली हमें चेक करनी पड़ेगी। बाकी x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 1 के लिए वहां चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो फॉर x लेस देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 विच इज अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होती है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस, तो यानी कि x लेस देन 0 के लिए तो हो गया कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट स्टेप फॉर 0 टू 1, 0 टू 1 के बीच में क्या है, एफ एक्स आपका क्या है 1, जो कि क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। ग्रेटर देन 1 के लिए बात करें, इक्वल टू की तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। इक्वल टू की तो बाद में बात करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे है या नहीं। फॉर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है आपके पास 2x माइनस 1, जो कि क्या है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है फ्रेंड, कॉन्टिन्यूअस होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हम पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो चेक द continuity at x is equal to 0. So we have to check left hand limit of fx is equal to right hand limit of fx, that is equal to functional value at x is equal to 0. तो कर लेते हैं हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx निकालते हैं। ये क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब माइनस 2x प्लस 1, माइनस 2x प्लस 1, 0 नेगेटिव पुट कीजिए यहाँ पे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे फिर से कितनी वैल्यू आएगी 1 आएगी। राइट हैंड लिमिट निकालिए फ्रेंड्स, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, फंक्शन क्या है 1 है, 1 है, कुछ भी लिमिट पुट करेंगे आना क्या है 1 ही आना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आई। अब फंक्शनल वैल्यू भी देख लेते हैं, एफ ऑफ 0 यानी कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है, तो एफ ऑफ 0 भी कितना आया 1 आया। तीनों चीजें इक्वल आ गई हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी कि फंक्शन आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट के ऊपर, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट के ऊपर, 0 के ऊपर। अब हमें किसके ऊपर चेक करना है, 1 रह गया हमारा, तो 1 के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है आपका 1 है, 1 है, तो 1 पे लिमिट लगाएंगे फिर से 1 आएगी। ओके, अब निकाल दीजिए राइट हैंड लिमिट,
तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव है तो 2x माइनस 1 है, ठीक है, 2x माइनस 1 है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 फिर से कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट f ऑफ 1, और 1 कहाँ है, f सॉरी x कहाँ है, 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे फंक्शन क्या है 2x माइनस 1, तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये फिर से तीनों इक्वल आए, इसका मतलब यहाँ से भी क्या आया आपका fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब हमें तो 0 और 1 पे ही डाउट था ना, कि 0 और 1 पे दो दो फंक्शन बन रहे थे, एक तो ये बन रहा था, एक ये बन रहा था, ऐसे ही 1 पे ये बन रहा था, ये बन रहा था, डाउट तो यही था। बाकी तो लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए और 0 और 1 के बीच के लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि सारा कॉन्टिन्यूअस है ये, ठीक है। जहां डाउट था वहां भी हमने चेक कर लिया, तो यानी कि ये हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा हर एक रियल नंबर के लिए। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट करवा देती हूँ कि साइन ऑफ एक्स या फिर कॉस ऑफ एक्स, जो भी आप करना चाहें, ठीक है, कि वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन तो हमें ये प्रूव करना है ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। अब इसके अंदर क्या, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का सम हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन अगर एफ जी एक्स है और ये फंक्शन अगर एच एक्स है, तो अगर जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है और अगर एच एक्स कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यही तो हमें प्रूफ करना है ना, है ना। तो यानी कि हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है और कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस। तो मैं एक को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करके दिखा देती हूँ, दूसरे को तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिख देंगे, एज साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एज कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देन द सम ऑफ द टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस। तो यानी कि आपको बेसिकली मैंने क्या निकाल के दिखाना है, साइन एक्स का निकाल के दिखा दी, कॉस एक्स का आप खुद करेंगे, फिर दोनों का सम करके आप दिखा देंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए एफ एक्स मान लेते हैं कि क्या है आपके पास, साइन एक्स। यहाँ पे मान लीजिए जी एक्स आपके पास क्या है, साइन एक्स। ये आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है ना हर एक रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट मान लू सी, कोई भी पॉइंट मान लू, पर्टिकुलर पॉइंट एक, अगर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं प्रूव कर दूं, आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए, अगर उसके लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका मतलब हर एक के लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो सी मैंने क्या ले लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, ठीक है, या आर्बिट्रेरी रियल नंबर। लेट C be any real number, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये, C कोई भी रियल नंबर, यानी कि कोई भी रियल नंबर, यानी कि कुछ भी हो सकता है रियल नंबर के अंदर से। तो हमें क्या प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू C। सो वी हैव टू प्रूव दैट sin x is continuous at x is equal to C, कि x is equal to C पे sin x आपका क्या होगा फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, लिमिट x टेंडिंग टू C नेगेटिव g of x is equal to limit x टेंडिंग टू C पॉजिटिव g of x और that is equal to g of C। हमें यही तो प्रूफ करना है, ये चीजें इक्वल आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू C, तो क्या हो जाएगी वो, लिमिट x टेंडिंग टू C नेगेटिव g of x। अब फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, फंक्शन क्या है, साइन ऑफ x। अब C नेगेटिव है, तो यानी कि C को अगर x को अगर रिप्लेस करें हम C माइनस एच से, तो x जब C को टेंड कर रहा है तो h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे आप जैसे ही पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन ऑफ C माइनस एच। अब यहाँ पे h को 0 पुट करेंगे, h को 0 पुट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे। अभी इसको फॉर्मूला खोलना चाहिए तो फॉर्मूला खोल सकते हैं, अदरवाइज तो साइन इसके अंदर डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो C माइनस 0 कितना आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। C माइनस 0 h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको डाउट लगता है फिर भी इसका फॉर्मूला खोल दीजिए कि लिमिट h टेंडिंग टू साइन ए माइनस बी, क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे इस, अब समेशन के अंदर लिमिट आपने पढ़ी होगी, समेशन के अंदर लिमिट लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर लिमिट लगाते हैं, अलग अलग लिमिट लग जाती है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पे h को 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से तो क्या आया, साइन C आया। अब यहाँ से
साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो माइनस जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आई आपके पास, साइन सी निकल के आई। कितनी निकल के आई, साइन सी। राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए ऐसे ही। तो लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव साइन x। अब इसके अंदर वही काम करना है, h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो, x को आपने क्या पुट कर दिया, c प्लस h, तो साइन c प्लस h, इसका फॉर्मूला खोल दीजिए आप। तो h टेंडिंग टू जीरो साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। वही अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार इस पे। लिमिट अलग अलग दिखानी है आपने, ठीक है, मैं ऐसे नहीं करवा रही क्योंकि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज साइन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन सी आई, राइट हैंड लिमिट भी साइन सी। अब फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेते हैं। और फंक्शनल वैल्यू यानी कि एफ ऑफ सी कितना होगा आपके पास, सॉरी जी, जी की बात कर रहे हैं ना हम, जी जी जी। अब जी ऑफ एक्स कितना है, साइन ऑफ एक्स, तो जी ऑफ सी कितना होगा, साइन ऑफ सी होगा। अब तीनों ही चीजें हमारे पास इक्वल आ गई, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। किसके ऊपर, सी के ऊपर, लेकिन सी तो कोई भी रियल नंबर था। तो दिस इंप्लाइज sin x is continuous at the point c, but c is any real number। ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हमने ये तो नहीं माना ना कि एक पर्टिकुलर रियल नंबर, कुछ रियल नंबर के अंदर से कुछ भी आ सकता है, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। दिस इंप्लाइज sin x is continuous for all x belongs to r। ऐसे ही आप क्या प्रूफ करेंगे, cos x is continuous for all x belongs to r। अब we know that sum of two continuous function is also a continuous function in their domain। in their domain, डोमेन की बात क्यों की, कि दोनों की इंटरसेक्शन की जो डोमेन होगी, एफ की जो डोमेन होगी, जी की जो डोमेन। अब एफ की डोमेन क्या है, हर एक रियल नंबर के लिए है, एच जी की डोमेन क्या है, हर एक रियल नंबर, कॉस भी क्या होगा, हर एक रियल नंबर के, दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, हर एक रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए फ्रेंड। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। चल, अब ऐसे ही अगर कंपोजिशन के अंदर कुछ भी दिया, ठीक है, कंपोजिशन के अंदर कुछ भी दिया, अब देखिए क्या है कुछ, f of x is equal to mod of cos x is continuous for all x belongs to r। for all x belongs to r। मैंने फर्स्ट डे जब आपको कॉन्टिन्यूटी करवाई थी, उस टाइम मैंने कंपोजिशन भी बताया था आपको कि अगर आपका f कॉन्टिन्यूअस है, g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो देन f ऑफ g या g ऑफ f वो भी हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा इन द पर्टिकुलर डोमेन, होगा ना। तो यहां से दो फंक्शन बन रहे हैं। अब हम मान लेते हैं लेट अब ये एफ ये पूरा का पूरा एफ है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम एफ एक्स को माने, अगर मैंने यहाँ पे एफ एक्स को मान लिया कोस ऑफ एक्स और जी एक्स को मान लिया मैंने मोड ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ जी बनेगा, जी ऑफ एफ बनेगा, जी ऑफ एफ बनेगा, ऑब्वियसली बात है, करके देख लीजिए। जी ऑफ एक्स क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स कितना है, कॉस ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जी के अंदर वैल्यू पुट करनी है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स। आई चीजें समझ में, ठीक है। तो अब हमें पता है कॉस एक्स मैंने अभी अभी प्रूव किया है, ये क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मोड ऑफ एक्स आई थिंक मुझे नहीं लगता बार बार आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत है कि मोड ऑफ एक्स हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। मोड ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हर एक रियल नंबर के लिए मोड ऑफ एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब दोनों की कंपोजिशन, देन g of f of x is also a continuous function for all x belongs to r। ठीक है, एग्जाम में अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे नहीं लिख देंगे जैसे मैंने लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, जी नहीं, आप cos x को प्रूव करके दिखाएंगे, आप x को मोड ऑफ x को प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हर एक रियल नंबर के लिए। देन आप लिख सकते हैं कि g of f of x is also a continuous function for x belongs to r। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड। बहुत बच्चे पजल होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत बच्चे पजल होते हैं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें बताना है कि किस किस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस होता है, किस किस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको चेक करना है कि इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए रियल नंबर के अंदर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि इंटीजर कुछ ना कुछ आता है इसके अंदर, इंटीजर टाइप का कुछ ना कुछ आता है। यानी कि अगर आप इसके अंदर डेसिमल के अंदर वैल्यू पुट करते हो तो डेसिमल से क्या वैल्यू निकल के आती है आपके पास, इंटीजर निकल के आती है, और इंटीजर पुट करते हो तो फिर से इंटीजर निकल के आता है। यानी कि अगर आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं, हर एक रियल नंबर के लिए चेक करना है ना हमें, तो हर एक रियल नंबर के लिए, तो रियल नंबर में क्या आ जाएंगे, इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो यानी कि दो केसेस पॉसिबल है। अगर आपका चेक करेंगे हम कॉन्टिन्यूटी, तो वी चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स फॉर फर्स्ट क्या है, x इज एन इंटीजर, और सेकंड क्या है, x इज नॉट एन इंटीजर। कि पहले तो हम किसके लिए चेक करेंगे, इंटीजर के लिए चेक करेंगे, फिर हम किसके लिए चेक करेंगे, नॉट इंटीजर के लिए। मान लीजिए x आपका इंटीजर नहीं है, पहला हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट है, ये मान लीजिए आपका सेकंड। फर्स्ट कि x इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, कि x आपका इंटीजर नहीं है, x आपका इंटीजर नहीं है। तो x इंटीजर नहीं है तो f ऑफ x आपका क्या चल रहा है, मॉड ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, जैसे हमने साइन x को प्रूफ किया था तो आपने c कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया था, वैसे ही हम क्या मान लेते हैं कि लेट d बी एनी नॉन इंटीजर, कि d कोई भी नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर मतलब d किस टाइप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 4.7, -1.3, ऐसे किसी भी टाइप का, यानी कि डेसिमल की फॉर्म में होगा हमारे पास, है ना। तो चलिए अब देखते हैं हमें क्या चेक करनी है, कि हमें क्या चेक करना है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट डी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ डी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है नॉन इंटीजर के लिए। चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू डी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू डी नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इसके अंदर डी को पुट करना है तो पुट कर सकते हैं आप, कि एक्स को आपने पुट कर दिया डी माइनस एच, एक्स डी को टेंड करेगा तो एच किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो यहां से क्या निकल के आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो डी माइनस एच, डी माइनस एच। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए फ्रेंड, यहां से सिंपली आप ये भी चेक कर सकते हैं, आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी निकालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर भी मैंने निकाल दिए, सिंपली आप लिमिट सिंपल वे में चेक कर लेंगे तो वहां से भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर भी मैंने कर दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे एच को आप जीरो पुट करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए कि मान लीजिए ये डी आपका 1.5 है, समझिए एग्जांपल से समझिए, डी आपका 1.5 है, तो 1.5 में से जीरो के नजदीक जा रहा है, यानी कि 1.5 में से आप 0.1 भी माइनस कर देंगे। एग्जैक्टली जीरो नहीं लेते ना, माइनस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं। मान लीजिए 0.1 आप माइनस कर रहे हैं तो कितना बनेगा, 1.4 बनेगा। अब 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, फिर से 1 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 1। यानी कि डी माइनस, डी में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, उस डी में से कुछ ना कुछ। डी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, इस डी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, इस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आया था, 1 निकल के आया था, है ना। समझ रहे हैं चीजों को। तो यहां से डी में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं आप, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, डी निकल के, क्या निकल के आएगी आपके पास, यहां से वैल्यू डी आपके पास निकल के आएगी। आई चीजें समझ, डी नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या निकल के आएगा आपके पास कि डी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही तो निकल के आएगा कि डी में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं। चाहे आपका 1.5 था, यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि डी आपका था 1.5, यहाँ पे आपने लिखा 1.5 माइनस एच। अब एच जीरो को टेंड कर रहा है, टेंड कर रहा है इसका मतलब मान लीजिए 0.1 है, तो 0.1 है मतलब क्या आया, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस डी का होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.4 का भी कितना है, 1 है, और 1.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1 है।
तो यानी कि इन शॉर्ट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी, और डी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नॉन इंटीजर। ऐसे ही अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो सिंपली वे में लिख दूं मैं, h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d प्लस h, यही कंसेप्ट ले लीजिए। यहाँ पे 1.5 था, 0.1 h आपने ऐड किया, कुछ ना कुछ छोटी छोटी वैल्यू ऐड की है, तो 1.6 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 का होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 का होगा। यानी कि यहां से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकल के आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d की वैल्यू निकल के आई। और f ऑफ d कितना निकल के आया, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d। तो यानी कि इन शॉर्ट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यानी कि नॉन इंटीजर के लिए तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब चेक करते हैं किसके ऊपर, इंटीजर के लिए, जब आपका x कोई ना कोई इंटीजर होगा। चलिए ये वाला स्टेप करते हैं अभी, जब आपका x कोई ना कोई इंटीजर, ठीक है। अब सेकंड करते हैं हम कि x इंटीजर। ये वाला स्टेप मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझाया आपको एग्जांपल लेके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि x अगर इंटीजर है, ठीक है। अब अगर x इंटीजर है तो मान लेते हैं c कोई भी इंटीजर पॉइंट है, लेट c be any integer, then fx is continuous if left hand limit of fx is equal to right hand limit of fx is equal to f of c। यही तो हमें प्रूव करना है कि c पॉइंट के ऊपर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of c आ जाता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। चलिए चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, और इंटीजर हमेशा ध्यान रखना, इंटीजर है कोई ना कोई, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव f of x, तो लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, c नेगेटिव को कर दो मैं पुट c माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h। अब देखिए फ्रेंड, अब आता है यहाँ पे ट्विस्ट, c कोई भी इंटीजर है, ध्यान रखना c कोई भी इंटीजर है। अब इंटीजर के अंदर से आप कुछ ना कुछ h की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ माइनस आप कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इंटीजर से क्या बन जाएगा, नॉन इंटीजर। मान लीजिए c की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 2 है, और 2 में से कुछ ना कुछ h आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मान लीजिए 0.1, तो कितना आएगा, 1.9 आएगा ना। और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकल के आएगा, 1। c कितना था, 2 था, तो c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आया, 1, यानी कि c से एक कम निकल के आया। तो ऐसे ही c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आया, c से एक कम, कितना निकल के आएगा, c माइनस 1। एग्जाम्पल से समझ के आया, c2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 निकल के आया। अब c माइनस h है, यानी कि c है, यानी कि h सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, c माइनस 1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव f of x that is equal to limit x tending to c positive greatest integer of x, limit h tending to 0। अब c plus h, यही वाला एग्जांपल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे c को आपने 2 माना है, अब 2 प्लस कर दिया तो 2.01, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, 2, जो क्या था आपका c था, यानी कि यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकल के आया, c। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या निकल के आई है, c माइनस 1, और राइट हैंड लिमिट क्या निकल के आई है, c। ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब जब आपका x इंटीजर है, when x is an integer then fx is not continuous, fx is not continuous। इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, जब आपका x इंटीजर होगा तो उस केस में ये फंक्शन आपका क्या होगा फ्रेंड्स, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा फंक्शन आपका, डिसकंटिन्यूअस। बताइए आई चीजें समझ, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, एक और शानदार सा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारे पास, वही जो मैं बता रही हूँ ना डिसकंटिन्यूटी वाला, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो फिर वो तो फटाफट से कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। शो दैट द फंक्शन fx x minus greatest integer of x is discontinuous at all the integral points। show that fx x minus greatest integer of x is discontinuous, discontinuous बोला इसने, at all the integral point, at all the integral point। ये इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन आपका क्या होगा फ्रेंड, डिसकंटिन्यूअस होगा। अभी तो प्रूफ किया है ना हमने। अब मुझे एक चीज बताइए कि आपके पास एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx, अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों का समेशन भी तो डिसकंटिन्यूअस होगा।
ठीक है, लेकिन हम इसको करेंगे पूरे तरीके से। मान लीजिए कि आपके पास लेट सी बी एनी इंटीजर, हमने मान लिया कि सी कोई भी इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे वो सारी चीजें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करेंगे आप लिमिट सी नेगेटिव पुट करेंगे, तो सी नेगेटिव पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से बताना है मुझे दोबारा से। सी नेगेटिव पुट करेंगे तो यहां से सी आएगा, यहां से सी माइनस वन आएगा। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में अभी तो किया है फ्रेंड्स कि सी नेगेटिव करते तो सी माइनस वन आता है, वो एच वगैरह पुट करके। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यानी कि सी, और यहाँ से आएगा सी माइनस वन, तो सी माइनस सी प्लस वन, सी से सी कट गया, कितना आया, वन। आई चीज समझ में? राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। सी पॉजिटिव जब आपने पुट किया था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आई थी, सी आई थी ना निकल के, तो यहां से सी पुट करेंगे तो ये तो सी, और यहां से फिर से सी माइनस सी कितना हो गया, जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। नॉट, इसका मतलब जो हमें प्रूफ करना था वही तो प्रूफ हो गया, हमने कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर लिया था, सी तो कोई भी इंटीजर था, तो इसका मतलब हर एक इंटीजर के लिए फंक्शन आपका क्या होगा फ्रेंड, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है, लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलती है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप, हम मोटिवेटेड होंगे तो आप लोग भी मोटिवेटेड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर से बोलूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेक्चर अटेंड करने में कोई भी दिक्कत ना आए, आप टाइम टू टाइम लेक्चर अटेंड करते रहे, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।